असदो माँ गमिष्यमि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युम अमृत्युम गमय। ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधेरे से उजाले की ओर ले चले, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चले। Heaven's light is our life, Heaven's light is our guide। दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति ही मेरा जीवन है, दिव्य ज्योति ही मेरा पथ प्रदर्शक है। सत्य, सनातन, शाश्वत, सात्विक, शिव सुंदर, शांति और आनंद। आयुर्वेद, जीवन का ज्ञान। मैं अशोक कुमार विश्वास देवधन्वंतरी स्वास्थ्य सेवा संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने संस्थान द्वारा विगत 1.5 साल पहले 28वीं वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत किया था, जिसमें मैं कहा था कि महामारी लॉकडाउन के बाद हमारे बच्चों नौजवानों की शारीरिक अवस्था एक जैसी स्पाइनल डिफेक्ट से ग्रसित हो रहे हैं। आज 1.5 साल उसी डिफेक्ट से बच्चे नौजवान तथा लॉकडाउन में पैदा हुए बच्चे जन्म से उसी डिफेक्ट से ग्रसित हो रहे हैं। मैं उनका जो मेरे पास आ रहा है उपचार कर रहा हूं। मैं आज इस डिफेक्ट के कारण का जो ग्राउंड पर अनुभव किया उसका विश्लेषण कर रहा हूं। मैं महामारी लॉकडाउन के समय 25 मार्च 2020 को एक पेपर पर महामारी के शारीरिक लक्षणों को जानकर एक काढ़ा तथा चटनी का औषधि फार्मूला प्रस्तुत किया था। महामारी आतंक जब चरम पर था, जब हाईकोर्ट भी कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में नरसंहार हो रहा है, उस समय मेरे पास एक ब्रह्म लेखनी पेपर चैनल के संपादक का फ़ोन आया। दादाजी, ऑक्सीजन के कमी से नरसंहार हो रहा है। मैंने तुरंत कहा कि मैं 1 मिनट में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर दूंगा तथा सांस लेने की तकलीफ़ को दूर कर दूंगा। मुझे महामारी के इलाज के लिए परमिशन दें। उस समय मेरे पास एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर से 10% डोटीन आ चुके थे। मैं स्पाइनल डिफेक्ट को दूर करके, उसके कष्टों को दूर करके शरीर को ठीक कर रहा था। इस संदर्भ में ब्रह्म लेखनी जी संपादक एक प्रेस नोट तथा चैनल में वक्तव्य को प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में मुझे कहा गया, आप करते रहे, आपको मना नहीं है, हमें जानकारी है, आप करते रहे। इस समय उसी समय प्रधानमंत्री के मन की बात 28 जून 2020 के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने कहा, समाज में जो इस कार्य को कर रहे हैं उनका आयुर्वेदिक औषधि लाभकारी है। निवेदन है कि आप समाज से बाहर आकर, सामने आकर आयुर्वेदिक उपचार को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करें, जिससे समाज तथा देश को लाभ हो। उस समय मैं दूसरे चरण के महामारी काल में पॉजिटिव लोगों के घरों में थे, उनके घरों तक औषधियों को पहुंचाया तथा तुरंत ठीक किया। मैं आज इस संदर्भ में आयुर्वेद तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा को बहुत संक्षिप्त वक्तव्यों से आज देश के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा जन्म सन 1947 में 23 सितंबर दिन बृहस्पतिवार आश्विन मास को देश के स्वतंत्र होने के 1 महीना 8 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिला देवरिया में हुआ था। उस समय देवरिया जिला में 14 चीनी मिलें थी, जिसमें मेरे पेरेंट्स लोग कार्यरत थे। मैं अपने जन्म 19वीं सदी में 1947 में हुआ था। मैं आयुर्वेद तथा आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जो सुना, जो देखा तथा उस पर कार्य किया, उसको संक्षिप्त वक्तव्यों से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन 1905 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 38 साल की आयु में हुई। मरने के दिन उन्होंने अपने चिकित्सक से कहा, मैंने आयुर्वेद के सभी औषधियों का सेवन किया, लेकिन मेरे शरीर की बीमारी ठीक नहीं हुई। मेरा शरीर बहुत बीमार है। मेरा 48 साल की आयु में अकाल मृत्यु हो रही है। मैं इस बात को बचपन में जानकार हुआ कि सिर्फ औषधियों से ही सारी बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता। उस औषधियों से ही सारी बीमारी दूर नहीं होता। कुछ बीमारियों को औषधियों से शांत किया जा सकता है तथा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आयुर्वेद धर्म, स्वास्थ्य, कर्म और मुक्ति का ज्ञान देता है। मैं धर्म, कर्म, मुक्ति को जाना
लेकिन स्वास्थ्य में मन मस्तिष्क को जाना है, लेकिन शरीर के बारे में नहीं जान सका। स्वास्थ्य, शरीर, तन, मन, मस्तिष्क स्वस्थ हो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य ही संपत्ति है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ बॉडी प्लस माइंड प्लस ब्रेन। शरीर में ही मन और मस्तिष्क होता है। शरीर एक चलता फिरता उद्योग है जो 24 घंटा चलती है। इसके चलते फिरते इंडस्ट्री फैक्ट्री में 20 कलपुर्जे, बॉयलर, इंजन, पंप इत्यादि होता है जो शरीर को संचालित करती है। इसके संचालन में जो ऊर्जा होती है उसको प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण शक्ति रुधिर, रक्त, प्रकृति, नेचर होती है। प्राण शक्ति रुधिर से ही शरीर के अंदर के कलपुर्जे, जिसे इंद्रियां कहते हैं, संचालित होती है। तथा शरीर में जो 360 हड्डियों के जोड़ों से बनी है प्राण शक्ति रुधिर से ही संचालित होती है। प्राण शक्ति वाहक धमनियाँ शरीर के प्रत्येक हड्डी के जोड़ों को अंदर तथा बाहर से बांधकर उसे संचालित करती है। प्राण ही शरीर को जीवंत रखता है तथा संचालन की शक्ति प्रदान करता है। शरीर जीवंत रखने के समय काल को आयु कहते हैं। जीवन शरीर जो अनवरत संचालित होती है, संचालन में उचित ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाले अंगों के सामूहिक कार्यप्रणाली से प्राण शक्ति उत्पन्न होता है। प्राण शक्ति जिसे रुधिर, रक्त, प्रकृति, नेचर कहते हैं। खून और ब्लड नहीं होता। प्राण जो शरीर का नाभि है उसमें विद्यमान होता है। नाभि गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। नाभि से ही दो धमनियाँ, जिसे हम आत्मिक भाषा संस्कृत में इंगला पिंगला सुषुम्ना कहते हैं, इंगला पिंगला कहते हैं, जो धमनियाँ शरीर के अंदर के सभी अंगों से जुड़ी होती है तथा शरीर के प्रत्येक जोड़ों को बांध कर रखती है तथा धमनियों में प्राण शक्ति प्रवाहित, रुधिर प्रवाहित होती है, ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर को शक्तिवान बनाती है। शरीर जो निरंतर चलती रहती है उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम आहार भोजन करते हैं। भोजन पदार्थ हम मुख के द्वारा शरीर के अंदर आमाशय, आंतों और पेट के अंदर के अंगों के कार्यप्रणाली से प्राण शक्ति रुधिर की उत्पत्ति होती है। रुधिर नाभि में केंद्रित होती है तथा दो धमनियों से शरीर के सारे अंगों तथा सारे हड्डियों के जोड़ों को एक सूत्र में बांधकर रखती है। नाभि ही प्राण है। इन दो धमनियों को संस्कृत में इंगला पिंगला कहते हैं। इंगला पिंगला मेरुदंड में कमर रीढ़ के हड्डी के निचले भाग में मिलकर सुषुम्ना नाड़ी प्रदान करती है जो मस्तिष्क के ज्ञानेंद्रियों तक पहुँचती है। इस तरह शरीर, कर्म इंद्रिया, पाचन इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया एक सूत्र में कार्य करती है। शरीर एक निरंतर चलता हुआ उद्योग है। इस उद्योग में हम प्राण शक्ति, रक्त, रुधिर, नेचर का उत्पादन करते हैं तथा शरीर को संचालित करते हैं। सन 1911 में हमारे देश में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ऋषि संत देवराहा बाबा, आयुर्वेद ज्ञानी, आयुर्विज्ञानी संत देवराहा बाबा के से साक्षात्कार करने आए। उस समय एक 16 साल का युवक कलकत्ता से बाबा के दर्शन के लिए आए। नाम था सुभाष चंद्र बोस। सन 1915-16 में दो लोग इंग्लैंड से पढ़कर आए और देश के आज़ादी के लिए बना संगठन कांग्रेस में शामिल हो गए। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और सुभाष चंद्र बोस। उसमें देश की जनता महामारी, भूखमरी, बीमारी और गरीबी से त्रस्त थी। इन दोनों लोगों ने इन त्रासदियों से मुक्ति के लिए संघर्ष करने का बीड़ा उठाया। बोला, इन त्रासदियों का कारण गुलामी है। गुलामी के कारण हमारा देश की जनता महामारी, बीमारी, भूखमरी और गरीबी से त्रस्त है। गुलामी से मुक्ति के लिए बीड़ा उठाया। सन 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। गांधी जी का देहांत 1948 में हुआ
और सुभाष चंद्र बोस गुमनाम हो गए। सन 1954-55-56 में हमारे देश के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्लेग, हैजा, अकाल जैसे महामारी फैला। जनता तिल तिल कर मर रही थी। उस समय सन 1956 में देवरिया जिले के पटौना के पास सिद्धनाथ बाबा के आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ देवराहा बाबा ने संपन्न किया। उस यज्ञ कार्यक्रम में देश के साधु संत तथा देश के गुमनाम लोग भी उपस्थित थे। सौभाग्य से मैं भी 8 साल की उम्र में उस यज्ञ कार्यक्रम को देखा। हाँ, अग्नि से निकलती धुएं के रंग और सुगंध का अवलोकन और अनुभव किया। मैं बचपन से इन दृश्यों का अवलोकन कर इन रहस्य को जानने में अपने को केंद्रित किया। मैं उस समय अपने बुद्धि विवेक से यज्ञ मंत्रों को सुना, जानने की कोशिश में लगा। मेरे जीवन का सिद्धांत, जब तक मैं किसी शब्द का अर्थ नहीं जानता उसे मानता नहीं हूँ, नहीं उस पर कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। मेरा प्राइमरी शिक्षा बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दों से हुआ। जूनियर स्कूल कक्षा 6 में हिंदी स्कूल में दाखिल हुआ। मुझे कक्षा 6 में हिंदी के विज्ञान के पुस्तक के दूसरे पृष्ठ में हेडलाइन में जो शब्द लिखा था उसे पढ़ा। लीवर, यंत्र और संतुलन। लीवर, मशीन एंड इक्विलिब्रियम, यंत्र और संतुलन। उसी पाठ में अंत में लिखा था, हमारा शरीर भी एक यंत्र है जो निरंतर चलती रहती है। मैं उसी समय इन शब्दों को के ऊपर अपने को केंद्रित किया, यंत्र और संतुलन। एक के कार्यक्रम के बाद प्लेग, हैजा, अकाल की स्थिति सामान्य हो गई। उसके बाद सन 1957-58 में मलेरिया, टाइफाइड जैसे बीमारी, बुखार से लोग पीड़ित होने लगे। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देवरिया जिले के पास जीरादेई ग्राम के रहने वाले थे, वे देश के चिकित्सकों तथा देवराहा बाबा के सानिध्य में बीमारियों के इलाज का संपूर्ण हल के लिए प्रयासरत थे। उस समय 1960 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आयुर्वेदिक चिकित्सा मंत्रालय की स्थापना किया तथा एक भवन का निर्माण हुआ जिसका नाम आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान और अनुसंधान केंद्र रखा गया। उसका उद्घाटन बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने किया, जो चिकित्सक भी थे। उनके शब्द मेडिकल, मेडिकास्टर, मेडिकेट, मेडिकामेंट, मेडिसिन से मुक्ति। मैं उस समय 12 साल का था, कक्षा 8 की पढ़ाई कर रहा था। इन्हीं बड़ों के इर्द गिर्द शिक्षा प्रारंभ किया। हाई स्कूल इंटर की शिक्षा साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी विषयों से इंटरमीडिएट की शिक्षा लेकर इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा क्षेत्र में फिजियोलॉजी की शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई किया। मैं इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई किया तथा मेरे कुछ साथी लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ाई कर इंटर किया। उस समय मैं सोचा कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़कर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट की पढ़ाई में लगा। अब मेरे साथी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़कर चिकित्सक, फिजियोलॉजिस्ट की शिक्षा लेने लगे। साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी। साइंस तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे हो सकता? बायोलॉजी, जूलॉजी प्लस बॉटनी। जूलॉजी जीव विज्ञान, जू चिड़ियाघर, पशु पक्षियों का लॉजी। लॉजी शब्द लॉजिक से बना हुआ है। लॉजिक माने तर्क। जूलॉजी पशु पक्षी का तर्कशास्त्र। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति का तर्कशास्त्र। इस बायोलॉजी में फिजियोलॉजी कहाँ है? शरीर चिकित्सा में
शिक्षा में हमें रोगियों की शिक्षा दिया गया, जियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकोलॉजी, जिसे कला बना दिया गया, आर्ट बना दिया गया। एन आर्टिस्ट, एक्टर, डॉक्टर, मेडिकास्टर, ढोंगी चिकित्सक, इसे एलोपैथी सिस्टम कहा गया। इसे विज्ञान कहा है। हम साइंस मैथमेटिक्स पढ़कर टेक्नोक्रेट बनकर टेक्नोलॉजी बनाया, शुगर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया, एनर्जी डेवलपमेंट किया, पावर का डेवलपमेंट किया, चंद्रमा तक पहुंच गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़कर मेडिकास्टर बनकर आर्टिस्ट बन गए, कलाकार बन गए, विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करने में लग गए। इन कलाओं के प्रदर्शन से हम पाताल में जाने लग गए। हमारे चिकित्सा क्षेत्र में डिग्री और डॉक्टर शब्द का वर्चस्व हो गया, जो पूरे देश की जनता को बीमार कर दिया। हम पाताल में जाने लगे, दिशाहीन, भ्रमपूर्ण कुतर्कों से इस सिद्धांत को बनाया। आज असहाय हो गए, आज गुलाम हो गए। आज हमारे बड़ों के शब्द जो इतिहास है, गुलामी से महामारी, बीमारी, भूखमरी, गरीबी था, आज महामारी से लॉकडाउन, गुलामी, 2 साल घरों में बंद रहे, लॉकडाउन, गुलामी, महामारी से गुलामी, बीमारी, भूखमरी और गरीबी। 2 साल बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, खेल के मैदान बंद कर दिए, खाने के दुकान बंद कर दिए, चलने के रास्ते बंद कर दिए गए। एक चलता फुटता दौड़ता हुआ उद्योग जो विकसित हो रहा था, 2 साल बंद कर दिया जाए, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। उद्योगों के कर्तपुर्जे शक्तिहीन हो गए, शरीर का विकास लाख हो गया। आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अविकसित, ऊर्जाहीन, विकलांग, दिस इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, एलोपैथी, मेडिकोलॉजी। महामारी लॉकडाउन के पहले मैं एक टेक्नोक्रेट की तरह काम कर रहा था। जीवन के 60 सालों तक शुगर टेक, पेपर टेक, लेदर टेक, मेटलर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कार्य किया, चीनी उद्योग को बुलंदी पर पहुंचाया, संपूर्ण विकास किया। 60 साल उम्र के बाद मैं फिजियोलॉजी और फिजियोग्राफी पे काम कर रहा हूँ। फिजिकल साइंस, आयुर्विज्ञान, जीवन विज्ञान, प्राण विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। 2 प्रणालियों से शरीर का उपचार होता है, शारीरिक विज्ञान और आत्मिक विज्ञान। हम आज शारीरिक विज्ञान से शारीरिक चिकित्सा उपचार को 100% सही करने का तकनीक अपने पिछले 28 वीडियोज में प्रस्तुत किया हूँ। औषधियों के बारे में हमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। हम यज्ञ हवन में हवन पदार्थ होता है तथा भगवान देवी देवताओं के पूजन पदार्थ अर्पित करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वही औषधि होती है। औषधि एक विशेष पदार्थ होता है। जैसे हम शिवलिंग का पूजन आराधना करते हैं, बेर, दुर्वा, भांग, धतूरा, आकंद इत्यादि अर्पण करते हैं, औषधि है। औषधि तन, मन, मस्तिष्क का उपचार करता है, गुणों की वृद्धि करता है और गुणों को दूर करता है। हवन सामग्री में सैकड़ों पदार्थ साधना के विधि विधान से अग्नि को समर्पित करते हैं, औषधि है। अवगुण जिसे दुष्टात्मा कहते हैं, उसको दूर करता है। आज हिंदी में मेडिसिन को औषधि कहते हैं। मेडिसिन, एन आर्टिस्ट, एक्टर, डॉक्टर, मेडिकास्टर, मेडिकेटस, मेडिकामेंट, मेडिकामेंट, एनी सब्सटेंस दैट इज मेडिसिन। कोई भी पदार्थ एक ढोंगी चिकित्सक कलाकार हमारे शरीर में घुसेड़ दे, वो मेडिसिन हो जाता है। इसे मेडिकोलॉजी कहते हैं, इसे एलोपैथी ट्रीटमेंट कहते हैं। आज मैं फिजिकल साइंस, फिजियोटेक्नोलॉजी, फिजिशियन की थ्योरी प्रैक्टिकल लिपिबद्ध कर रहा हूँ तथा समाज और देश को समर्पित कर रहा हूँ। लेकिन अचंभित हो गया जब मैं हमारे देश के राजधानी में आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान
एवं अनुसंधान केंद्र को ढूंढा तो मैं भवन का फोटो देखकर हतप्रभ हो गया। भवन के ऊपर लिखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, नीचे लिखा है AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस ने हमारे आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान को क्वारंटाइन में डाल दिया। उसके बाद मैं आयुर्वेद चिकित्सा मंत्रालय को ढूंढा, कहीं नहीं मिला। आयुर्वेद मंत्रालय भी विलीन हो गया है।